बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरी। जी नाज़रीन, आज का दिन कैसा जा रहा है आपका? यकीनन बड़ा अच्छा जा रहा होगा। आज बड़ी बारिश हुई, रात भी काफ़ी बारिश हुई और बारिशों का सिलसिला तो अब रहेगा क्योंकि अब हम देख रहे हैं हर सिटी में बारिश हो रही है। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी शदीद गर्मी पड़ रही थी जिसके बाद जो है एक अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे मुल्तान में जो है ना वो पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पर और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जो लोग गाड़ियों पर जा रहे होते हैं, बाइक पे लोग, क्योंकि सब सुबह के टाइम जो है अपने अपने कामों पे जा रहे होते हैं। काइंडली उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें जो पैदल चल रहे होते हैं या साइकिल पे होते हैं, बाइक पे होते हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी उनके पास से गुजरती है तो लोग इस चीज़ का बिल्कुल एहतियात नहीं करते कि उनके ऊपर पानी जा सकता है और उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं या वो खुद भी गीले हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि जब भी आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे तो आपके लिए भी यकीनन बहुत सारी आसानियाँ होंगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो है वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और आपको पता है चॉकलेट किसको नहीं पसंद? चॉकलेट हर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको पसंद होती है, बहुत शौक से खाते हैं। और स्पेशली चॉकलेट का आपको ये है कि जब भी आपको डिप्रेशन हो या आपको थोड़ा कोई एंजाइटी इस तरह की, तो अगर आप चॉकलेट खाएंगे तो उससे आपको बेहतर, आपका मूड बड़ा खुशगवार हो जाएगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ें भी खाएं, चॉकलेट खाएं और चॉकलेट के साथ प्यार भी बढ़ता है। तो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहा करें। हमेशा हमारा यही मैसेज होता है कि हमने एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार, मोहब्बत और मुस्कुराहटें बिखेरनी है। यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है, ना कि हम दूसरों को तकलीफ देते रहें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी उज़्मा खान, बहुत ही प्यारी हमारी गेस्ट हैं आज, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में। कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अफान अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि व्लॉगर भी हैं और इसके साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अफान? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आज नाज़रीन हमारे साथ उज़्मा हैं, तो आज इनसे हम जानेंगे, ईद भी करीब है तो ईद पे आपको पता है कि ख़वातीन को बनने संवरने का हमेशा शौक़ होता है। किस तरह हम खूबसूरत और जवान नज़र आ सकते हैं, किस तरह हम अपनी केयर कर सकते हैं स्किन की, उस पर आज हम बात करेंगे। अफान से जानेंगे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और व्लॉगिंग करते हैं तो इनसे जानेंगे कि किस तरह जो है बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो, उनको टेक्निक्स का नहीं पता होता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मौसम को एंजॉय कर रही हैं आप? ब्यूटीफुल मौसम हो गया, बहुत गर्मी थी और अब मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाहर काफ़ी सारे पानी खड़े हुए हैं एंड स्टफ, सो वो बंदे को ओवरलुक कर देना चाहिए। जो सबसे बेस्ट है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उन ठंडी हवाओं को एंजॉय करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, कल से बड़ा सुहाना मौसम था। अच्छा ये बताएं, सब जाहिर सी बात है ईद भी आने वाली है तो हम हर चीज़ की बड़ी केयर कर रहे होते हैं ना, ख़वातीन स्पेशली, कि हमने बड़ा खूबसूरत नज़र आना है, हमने पार्लर भी जाना है, हमने अपने हेयर के हवाले से भी, अपने स्किन के हवाले से भी। सबसे पहले तो ये जानना है किस तरह खूबसूरत नज़र आए, क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी स्किन बहुत फ्रेश लगे और अच्छी लगे और हेयर भी बहुत अच्छे लगे। ये एक टोटल पैकेज है, हमें हेयर को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपने पूरे बड़े अच्छे ड्रेसअप हैं, अगर आपके हेयर अच्छा नहीं है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं स्किन की हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप एक अच्छा क्लिनजर यूज़ करें। क्लिनजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वेरी माइल्ड हो, वो हार्श ना हो, ताकि आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको वो मतलब आपके फेस से वो हटा ना दे, उसको वो प्रिजर्व रखे आपके नेचुरल ऑयल्स को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रिजुविनेशन के लिए, हमारी रिजनरेशन ऑफ स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्लिनजर इज़ सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किन की केयर की मैं बात करूँ, इनिशियल केयर जो है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टोनर क्या करता है, हमारा पीएच बैलेंस करता है स्किन को ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टोनर भी। यू स्प्रे द टोनर एंड उसको लेट इट एयर ड्राई, और उसके बाद आप डे क्रीम लगाएं, नाइट क्रीम लगाएं। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट रेजीम फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो बच्ची 15 साल की है, 16 साल की है, या 50 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, या लेटर ऑन
मैं ऑन 80 इयर्स ओल्ड वुमन है, सबको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। खूबसूरत नजर आना चाहिए, ये ख्वातीन का हक है। एब्सोल्युटली। और हम ये सोचते हैं, मतलब हमारा माशरा जो है उसमें ये हम सोचते हैं, जब व्हेन वी आर लाइक 50 के बाद 60 के बाद हम कहते हैं कि ओ मैं तो अब जरा लिटिल बिट ओल्ड हो रही हूँ, तो आई शुड नॉट डू दैट, बट इट्स नॉट राइट। आप जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, हैप्पी रहने के लिए अपना बनना संवरना इज योर, लाइक यू सेड, इट्स योर राइट। और उसको आप जरूर वो करें, 50 क्यों, 60 क्यों, 70 क्यों, यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर वर्थ इट फॉर योर सेल्फ। उसके लिए आप जरूर बने संवरें और एंजॉय करें लाइफ को। बिल्कुल। अच्छा, अफान से भी जानते हैं। अफान, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या सोशल एक्टिविटीज हैं आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बेसिकली यूनिवर्सिटी से तो वेकेशंस हैं, और उसके अलावा आजकल जो है हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे। अभी रिसेंटली तकरीबन 1 वीक पहले मैं कुमराट वैली से वापस आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग थी, ILM फाउंडेशन है उनके साथ, और वहाँ पर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, लाइक हमने वहाँ पर गेम्स खेली, हमने वहाँ पर योगा किया। अच्छा। हम लोगों ने हाइकिंग की। तो इस तरह की जब मैं किसी एडवेंचर्स पे जाता हूँ या मैं ट्रेनिंग्स पे जाता हूँ, तो मैं फिर व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ एक प्रॉपर, कि जो है मेरी एक मेमोरी भी बन जाए और लोगों को भी दिखा सकूँ कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है, और इस तरह से। तो एक मैं जो है सोशल वर्कर भी हूँ, सोशल वर्क भी कर रहा हूँ। मुझे अपने पापा से बहुत मोटिवेशन मिली, बिकॉज़ वो उन्हें मैं पिछले 10-12 साल से देखता आ रहा हूँ। उन लोगों ने उन्होंने हमारे इलाके में बहुत सारे काम ऐसे किए, कुछ जो है गरीब बच्चियों की शादी की, और कुछ ऐसे मतलब कि हमारे इलाके में फ़िल्टर प्लांट था एक, वो बनाया। फिर उसके अलावा एक लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जिसके अंदर वो सिलाई सीख सकें। तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिली, वो मेरे मेंटोर हैं, और उनसे मैंने बहुत सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज इस काबिल बनाया कि मैं भी जो है आगे लोगों की मदद कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। लाइक हम लोग जो है इस तरह से वर्क करते हैं कि हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे किसी का कर्जा देना है, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, या फिर उन लोगों को किसी बच्चे की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो हमें ऐसे फिर हम डोनर ढूंढते हैं जो जिसकी परमानेंट फीस देनी होती है, फिर उनके लिए परमानेंट डोनर ढूंढते हैं जिन्होंने जिनकी कोई हाफ फीस रह रही हो या फुल रह रही हो, तो वो उनके लिए हम ऐसे डोनर्स ढूंढते हैं। सही। और ऐसी बात है कि इस तरह के नेक कामों में तो वैसे भी आपको देर नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपना आप जो रोल प्ले कर सकते हैं वो आपको हमेशा करते रहना चाहिए। और वैसे भी जो इस टाइम मुश्किल हालात हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो जिन बहुत डिजर्विंग होती हैं, सफेद पोश लोग जो होते हैं वो कभी भी रोड पर नहीं आते या मांगना उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह के लोगों को ढूंढकर उन तक उनकी हेल्प करना तो एक सदका जारिया भी है, नेकी का काम भी है। अच्छा, और व्लॉगिंग का कब से शौक था? जब से जाहिर सी बात है, ये तो आजकल बहुत ज्यादा इन है ना सोशल मीडिया पे, या आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप गाड़ी में भी हैं, इवन कि लोग बाइक पे भी बैठे होते हैं, जरा एहतियात नहीं करते। हालांकि ये बहुत रिस्क होता है कि आपने अपने बाइक पे जा रहे हैं और मोबाइल आपने उठाया हुआ है, व्लॉगिंग करते हुए आप जा रहे हैं। मैंने व्लॉगिंग का मुझे बहुत पहले से शौक था। मुझे बेसिकली कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था बनाने के लिए कि मैं यार क्या बनाऊं, मुल्तान में होता हूं, कोई एक्टिविटी नहीं, यूनिवर्सिटी जाना, वापस आ जाना, घर सो जाना, तो इस तरह का मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो फिर रिसेंटली हमारा तकरीबन 2-3 मंथ पहले हमारा एक इवेंट हुआ कराची में, तो वो हमारा बहुत बड़ा इवेंट था SI की तरफ से। तो तब मैंने सोचा कि यार अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए मुझे। तो फिर मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट लिया व्लॉगिंग का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट ब्लॉग ही मतलब बहुत बहुत कमाल बना। मतलब एडिटिंग तो मुझे पहले से ही आती थी, फिर मैंने व्लॉगिंग मतलब मुझे पता था, बिकॉज मैं बनाना चाहता था अपना चैनल और व्लॉगिंग करना चाहता था। तो मैं काफ़ी मतलब 3-4 साल पहले से व्लॉगर्स को देखता आ रहा था जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और देन फिर मैंने अपना स्टार्ट लिया यूट्यूब से और चैनल बनाया, व्लॉगिंग स्टार्ट की। अब कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स? अभी तक
मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अच्छा, बिकॉज अभी मुझे 3 से 4 मंथ्स हुए हैं ब्लॉगिंग करते हुए। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब इवेंट्स पे ब्लॉग कर लिए, आम रूटीन में नहीं करता मैं अभी। जब भी कोई इवेंट हो या हाँ आपने जी, कहीं कभी ट्रैवल करना हो तो देन आप बिल्कुल, व्लॉगिंग हाँ करते जी। हैं। सही। अच्छा मैम साहब से जानते हैं मेकअप कितना जरूरी है? मेकअप इम्पॉर्टेंट है। मैं उसका थोड़ा सा बिकॉज दैट आई बिलीव कि देखें हमारा जो स्किन है उसके अंदर कई दफ़ा सन डैमेज होता है, हाइपर पिगमेंटेशन लिटिल बिट हो जाती है एंड वी डोंट फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स। तो उस वक्त जो है ना मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम इवन आउट अपनी स्किन को कर लें। हम कहीं बाहर जाते हैं, वी वांट टू लुक गुड, तो उसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब दैट विच आई थिंक कि मेकअप इंपॉर्टेंट है हर वुमेन के लिए टू इवन आउट द स्किन। और अब शादियों वगैरह में तो एलेबोरेटेड मेकअप होता है, लेकिन एवरी डे थोड़ा बहुत लड़कियां जॉब्स पे जाती हैं एंड स्टफ। सो और दूसरा एक मैं बात आपको बता दूं, कई फाउंडेशंस ऐसी हैं जिसमें टाइटेनियम है और टाइटेनियम इज़ अ नेचुरल सनस्क्रीन भी है। और अगर आप सनस्क्रीन भी लगाते हैं उसके ऊपर भी अगर आप मेकअप लगा लें तो आपका जो स्किन है वो सन की रेजेस टू मच पेनिट्रेट नहीं होंगी। वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मतलब हेल्थ बेनिफिट एज वेल कि आपने यूवीए यूवीबी लाइट से भी बचाया अपने आप को, और कॉन्फिडेंस भी आता है व्हेन यू हैव अ प्रॉपर फ्लॉलेस स्किन, तो आप बहुत अच्छा अपने आप को फील भी करते हैं। हाँ। अच्छा फिर फ्रेश स्किन आपकी बड़ी अच्छी भी लगती है ना, आपको बहुत आप ग्लोइंग आपकी स्किन हो तो इवन के अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है तो हम खुद भी थोड़ा चाहते हैं कि यार इसकी स्किन कितनी अच्छी है, कितनी ग्लो कर रही है। अच्छा टोनर जो आप मुझे बता रही थी उसको आप मतलब एवरीडे यूज करना चाहिए आपको, या आपको अभी वीक में एक बार या इस तरह मंथ में? एक्चुअली हमें टोनर का मतलब उसकी इम्पोर्टेंस का हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये टॉक अबाउट नहीं हुआ, इसको इतना इम्पोर्टेंट किया नहीं गया। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि हमारी पीएच जो है ना स्किन का वो वैक हो जाता है। हम जब मतलब क्लिनजर वगैरह यूज़ करते हैं तो टोनर जो है ना पीएच बैलेंस कर देता है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो वो मतलब वाटर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मिले जो होते हैं वो आपकी स्किन के पीएच को बहुत इवन कर देता है। और उसके बाद आप जब वो लगाते हैं अपनी डे एंड नाइट क्रीम तो वो पेनिट्रेट भी अच्छी होती है, और आपकी स्किन पीएच की वजह से आपकी स्किन जो है ना वो उसमें एक्ने भी नहीं आती, वो मतलब ड्राई भी नहीं होती, वो बहुत स्मूथ एंड नाइस रहती है। अच्छा आजकल वैसे ये बहुत इश्यूज आ रही है ना, स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज्यादा। इवन कि अभी जिनकी ऑयली स्किन भी है ना उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। मैं थोड़ी सी पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि जब आपकी ऑयली स्किन होती है ना, यू शुड नॉट थिंक कि आपको हाइड्रेशन की जरूरत नहीं है। ऑयली स्किन कैन बी ड्राई एज वेल। बिल्कुल आपने सही कहा। वो ऑयली ग्लैंड्स मतलब ऑयल निकल रहा है, उसके बाद अगर आप कोई भी हाइड्रेशन क्रीम ऊपर लगाते हैं हाइलुरोनिक वाली या कोई ऐसी हाइड्रेशन क्रीम लगाते हैं तो वो फायदा करती है, आपको हाइड्रेशन ब्रिंग करती है और ऑयल को भी कंट्रोल करती है, आपकी स्किन को बैलेंस करती है। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अजीम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल था भाई से कि मतलब अगर एक वीडियो हम फेसबुक करते और यूट्यूब पे दोनों पे डालते हैं तो उसको कोई इशू तो नहीं होगा? मतलब जो फेसबुक का पेज है वो भी पे कर रहा है, वो यूट्यूब भी पे कर रहा है, तो सेम व्लॉग या सेम वीडियो हम दोनों पे डाल सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप डाल सकते हैं, बट यूट्यूब के और फेसबुक के मोनेटाइजेशन में बहुत डिफरेंस है। अगर यूट्यूब का 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना है तो आपने फेसबुक का 4 लाख घंटे वॉच टाइम पूरा करना है। बिल्कुल आप अर्न कर सकते हैं फेसबुक से भी। नहीं वो ये कह रहे हैं कि दोनों पे अगर सेम वीडियो अगर हम लोग कर देते हैं बिल्कुल तो उस पे पोस्ट कर देते हैं तो उस पे भी कोई फर्क तो नहीं पड़ता? या उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब फेसबुक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे भी आपका ये सेम आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और वो आपका फेसबुक पे भी आपने वही सेम पोस्ट कर दिया तो देन भी कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मतलब आप कर सकते हैं। अच्छा फेसबुक भी तो आपको पे करता है? अब पे करने लगा है। ठीक है, तो उसमें कितने आपके होने चाहिए? आपके उसके अंदर वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। आपका तकरीबन 4 लाख घंटे वॉच टाइम पूरा होना चाहिए आपका। वो तो आजकल बहुत मतलब आम है, आपको पता है हर कोई बंदा फेसबुक यूज करता है। हाँ। तो वो स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो वीडियो देख लेता है। तो इस तरह से जो है ना बहुत फेसबुक के ऊपर बहुत से लोग अर्न करना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने।
सही है। तो YouTube पे तो आपका एक मैक्सिमम आपके होने चाहिए सब्सक्राइबर, और देन फिर आपको उसके बाद 1000 होने चाहिए। ठीक। अच्छा मैम, जिस तरह हम मेकअप के हवाले से, फेशियल कितना ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए? अच्छा, फेशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी 28 डेज हमारी जो स्किन है रिजुविनेट करती है, ऑल द डेड सेल्स एंड स्टफ हमारी स्किन के ऊपर आते हैं। एवरी 28 डेज या 1 मंथ फेशियल बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्सन के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ। क्योंकि हम मेल को निगलेक्ट कर देते हैं, उनको भी निगलेक्ट नहीं करना नहीं, वैसे आजकल मैम ये दिया आजकल तो मैं कहती हूँ मेल जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो उनके सैलून पे भी उन पे रश होता है। एक्सीलेंट। एक पहले टाइम होता था वहाँ बहुत, अब बहुत कम ही होते थे गिने चुने, लेकिन अब तो प्रॉपर उनका जो है सैलून बनाए जाते हैं और बड़ा रश लगा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्योंकि वो देखें ना, क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद स्क्रब करना है, उसके बाद टोनिंग करनी है, उसके बाद मसाज करना है। इवन मसाज जो है वो मतलब पहले हमने स्क्रब करके, पहले हमने क्लिनजिंग की, फिर उसके बाद हमने स्क्रब करके सारे डेड सेल्स उतारे, फिर उसके बाद हमने स्टीम वगैरह ली। तो ये सारे मेथड्स जो है ना, ये आपकी स्किन को क्लीन रखते हैं और जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो अब्जॉर्ब होने में बहुत मदद करती है। वो बेनिफिशियल होती है आपके लिए, डे क्रीम, नाइट क्रीम, जो भी आप यूज कर रहे हैं। और आपके पोर्स भी मिनिमाइज रहते हैं, पोर्स भी आपके नहीं, क्योंकि वो ओपन होते हैं। हाँ जी। और आपकी कोलेजन को भी स्पार्क मिलता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एक कॉलर है हमारे साथ, मिसेस साइम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं अपनी स्किन के बारे में पूछना चाहूंगी। मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई है। अच्छा। आजकल के दिनों में भी ना मेरे चेहरे पे खुश्की आई हुई है, मतलब अपर लिप पे, स्किन पे, ब्राउज पे, मतलब तरह पे ना। और सर्दियों में तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर रात नाइट क्रीम लगाती हूँ तो ठीक रहता है, अगर छोड़ती हूँ तो फिर एक अजीब सी ड्राइनेस हो जाती है हाथों पे और चेहरे पे, तो आपकी उतरने से शुरू हो जाती है। स्किन आपकी ड्राई है या ऑयली है? ये ड्राई है बहुत ज्यादा। ड्राई है बहुत ज्यादा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको मतलब इनफ इस बात पे जोर दूंगी कि प्लीज ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे। 8 ग्लास पानी के जरूर पिए, क्योंकि हमारी हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि इनको जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए वो बहुत एहतियात से सिलेक्ट करनी चाहिए, जिसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड हो, वो हाइड्रेशन देता है, और जिसके अंदर, और इनको जो क्लिंजर भी यूज करना चाहिए वो भी ऐसा यूज करना चाहिए जो बहुत माइल्ड हो, और वो इनको जो है ना इनके स्ट्रिप ना करे ऑयल्स एंड स्टफ को। सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। और जब ये हाइड्रेशन की क्रीम यूज करती हैं उसको बहुत एहतियात से देखें और उसको रीड करें, क्योंकि आजकल गूगल के ऊपर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इंग्रेडिएंट्स को रीड करें और रेप्यूटेबल कंपनी से लें, मतलब, और देखें इनकी स्किन विद इन 1 और 2 मंथ्स अगर ये यूज करेंगी अच्छी क्रीम। समटाइम ये होता है कि हम थोड़ा सा मतलब सोचते हैं कि हमारे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हम थोड़ा सा अपने आप को बिहाइंड कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप फील कर रहे हैं कि हम आपको इसकी ज़रूरत है, ये नीड है, तो उसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेप्यूटेबल उससे आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 गिलास पानी के पिए, फ्रूट की भी इंटेक करें, लाइक जैसे ये है खरबूजा है, तरबूज है, ये इसकी भी आप इंटेक करें, तो आप देखेंगे कि आपके फेस के ऊपर बहुत मतलब अच्छा हाइड्रेशन मतलब स्टार्ट हो जाएगी। बस थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। वाकई जैसे ना मैं वही बात कर रही थी कि स्किन बहुत ज्यादा आजकल ना जिस मौसम चल रहा है उसके ड्राई स्किन होना बहुत ज्यादा स्टार्ट, बिकॉज ऑफ द स्वेट। आप स्वेट कर रहे हैं ना, तो आप इतना स्वेट कर रहे हैं तो वो मतलब उसी को आप रिप्लेस करें पानी से ना, तो वैसे भी बहुत हेल्थी है कि एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर आप पानी भी कम पीते हैं ना। अच्छा, चाहे गर्मियों हो चाहे सर्दियों, पानी का इस्तेमाल जो है ना वैसे ही बड़ा कम होता है। आप अगर 1 हफ्ता भी ये प्रैक्टिस करें ना कि मतलब आप 8 ग्लास के एक जग में भर के रख लें और उसको एट द एंड ऑफ द डे खत्म कर लें, तो आप देखेंगी कि आफ्टर अ वीक योर स्किन विल हाइड्रेट और आप गुड फील करेंगे, क्योंकि टॉक्सिन भी फ्लश करते हैं ना आपके सिस्टम से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अफान, क्या आपके प्लान हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है आपने? गोल्स मेरे यही हैं कि आगे जाकर मैं जो है बड़े मतलब एक बड़े आप कह लें कि प्लेटफॉर्म पे आकर लोगों की मदद कर सकूं। जैसे आपने बड़ा नाम सुना होगा जेडीसी का, कराची की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। लाइक उनके लिए फूड प्रोवाइड कर रही है उनको हर डे, और अभी ईद है, आपको पता है बकरा ईद है, तो लोग उनको जानवर देते हैं और वो आगे से आगे फिर वो उनको
जो नीडी होते हैं उनको उन तक गोश्त प्रोवाइड पहुंचाते हैं। करते अच्छा, हैं। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, साइमा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, ये फेशियल वाला चेहरे के लिए नुकसानदेह नहीं है? अच्छा, आप कह रही हैं कि फेशियल जो है वो चेहरे के लिए नुकसानदेह? बिल्कुल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेशियल, लेकिन अगेन रेपुटेबल कंपनी का होना चाहिए। आजकल होम यूज फेशियल्स भी मिल रहे हैं जो कि अच्छी रेपुटेबल कंपनीज के हैं। व्हेन यू ब्रिंग दैट होम तो आपको पता होता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के और आप अपना फेशियल खुद भी कर सकते हैं, और वो लेस एक्सपेंसिव भी है, और टाइम भी उसका मतलब ज़रा वो होता है कि आप घर में अगर आपको मसरूफियत है, आप पार्लर नहीं जा सकती तो आप। अच्छा, दूसरा ये कि आप, मैंने यहाँ पर बड़ा सुना है क्लिनजिंग का ना, कि आप क्लिनजिंग करा लें। व्हाट क्लिनजिंग मीन? क्लिनजिंग का यही मतलब है ना कि आपने स्टीम ले लिया और उसके बाद मतलब क्लीन कर लिया। वो तो आप हर हफ्ते आप जरूर अपने घर में करना चाहिए आपको, कि रादर देन आप जाकर और पैसे स्पेंड करें। मतलब मोर इकोनॉमिकल है कि आप अच्छा सा क्लिनजर ले लें और एक स्टीमर, बहुत अच्छे से जग वाले जो स्टीमर मिलते हैं जिसमें आप वो रख लें और क्लिनजिंग कर लें। क्लिनजिंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल, लेकिन फेशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी मंथ आपको जरूर फेशियल कराना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारी कोलेजन स्लगिश होती है ना, तो उसको स्पार्क मिलता है और वो आपकी यूथफुल स्किन लगती है। इवन योर 60s एंड 70s में भी अगर आप अपनी स्किन को, आई ऑलवेज से कि स्किन एज तो करती है, बट द थिंग इज हाउ यू विल टेक केयर, आप कैसे उसकी टेक केयर करते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सन से बचाते हैं, आप कितना अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, आप कितनी अच्छी इस्तेमाल करते हैं चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पीना, डाइट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उससे भी आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी हो अगर आप देखें 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल एंड 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एवरी डे इज सो इम्पोर्टेंट। और हम ये नहीं सोचते ना, और मीट लेस खाना चाहिए, बिकॉज टुडे मतलब ये जो हम जिस एरा में जा रहे हैं उसमें हार्ट की डिजीज से बचने के लिए, किडनी की डिजीज से बचने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अफान से मैं जान रही थी कि क्या प्लान्स हैं इनके, क्या गोल्स हैं? तो ये कि अल्लाह ताला जो है मुझे ऐसे ही लोगों की मदद मुझे चूज़ किया अल्लाह ताला ने लोगों की मदद करने के लिए। तो इसी तरह मुझे हमेशा जो है मेरे अंदर जज्बा पैदा रहे लोगों की मदद करने के लिए। बिकॉज आजकल ना आपको पता है इंसानियत बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है लोगों के अंदर। लोग बेहिस हो गए हैं ना, बेहिस हो चुके हैं, सेल्फिश हो गए, बेहिस हो गए। बिल्कुल। लेकिन कई जगह पर अभी भी इंसानियत जिंदा है, बहुत अच्छे लोग हैं। बिकॉज मेरा काम ऐसा है, तो मैंने मतलब बहुत लोगों से मेरा इंटरेक्ट होता है। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, और बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं। दुनिया इसी का नाम है ना, आप जहाँ रह रहे होते हैं अच्छे और बुरे लोग आपके साथ मौजूद होते हैं। आपने अच्छा पहचान करना भी बड़ा अब मुश्किल हो गया ना, लोगों ने डबल फेसेस लोगों के होते हैं, आप पहचान नहीं कर सकते कि आपके साथ अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल ऐसी है, आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, और डबल फेस लोग भी आते हैं। आपको कोई अगर ऐसा दोस्त है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ जो है ना गलत कर रहा है, या वो डबल फेस है, तो पता चल जाता है। मुनाफिकत है ना, बेसिकली मुनाफिक बंदा जो है वो फिर आपकी लाइफ में आप बर्दाश्त नहीं करते। आप उन्हीं को चूज करते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे हैं, या आप लोग आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आते हैं। आपको पता है कि हाँ वो हमारे अच्छे बुरे वक्त में खड़े हैं हमारे साथ, तो हमेशा आप उन्हीं लोगों को चूज करते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, ये वही आ जाता है कि आपने लोगों की पहचान जो है ना करना, वो आपको आना चाहिए कि कौन आपके साथ अच्छा है। कौन तो अभी आप स्टडी भी कर रहे हो, साथ साथ क्या स्टडी कर रहे हो? मैं BS मैस कम्युनिकेशन का। अच्छा, यही फील्ड है मीडिया की ही। ठीक है, मतलब आपने इसी को ही आगे लेके चलना है कि आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज को जारी रखना है। जी। सही। अच्छा, और इसके अलावा जिस तरह अभी आपने चैनल का भी बताया कि यूट्यूब चैनल आप बना रहे हो, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिनको बहुत शौक होता है सोशल मीडिया पे रहने का, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताओ। पहले तो अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म पे आना है, सोशल मीडिया के आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना है, लाइक आपने यूट्यूब पे आना है, आपने फेसबुक पे आना है,
क्योंकि एडिटिंग जैसे बता रहे हो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मोबाइल तो आप यूज कर लेते हो, आपने अपनी वीडियो भी बना ली, सब कुछ कर लिया, बाद में आता है कि आपने किस तरीके से उसको पोस्ट करना है, वो एक मरहला आता है। एक मरहला। तो मतलब अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना है, मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, अमेजोन पे मैं सर्विसेज भी देता हूँ। अच्छा। और फाइबर पे सर्विसेज देता हूँ। तो अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना है तो आपको सब्र चाहिए, सब्र आपके अंदर होना चाहिए। आप चाहे किसी भी चीज़ में सब्र होना चाहिए, इसी में नहीं, आपको हर चीज़ में सब्र होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अर्न कर सकें यूट्यूब से, तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपने वीडियो को कैसे शूट करना है, आपने किस एंगल में करना है, और आपने वीडियो जो है किस रेजोल्यूशंस में लेनी है, आपने उसको एडिट कैसे करना है, आपने उसको अपलोड कैसे करना है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है ना। क्योंकि आप महंगी महंगी अब चीजें तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कैमरा आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको एक जस्ट आप एक स्टार्ट जो है वो आप अपने मोबाइल से ही करते हैं। कोई भी मोबाइल हो जिस भी ब्रांड का, आपने उससे अपने कैप्चर करना है और उसके बाद आपने उस चीज को एडिट करके। अच्छा, फिर वही आता है टेक्निक, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है, टेक्निक्स होती है। अभी मेरे पास फोन है तो मैं सिर्फ फोन से वीडियो शूट करता हूँ, इसी से एडिट करता हूँ, अपलोड में सिर्फ पीसी से करता हूँ, बिकॉज वो रेजोल्यूशंस का थोड़ा सा उसका मसला हो जाता है फोन से। ठीक है। बाकी शूट भी फोन से करता हूँ और एडिट भी फोन से कर लेता हूँ। सही है। तो काफ़ी मुझे टाइम हो गया है मतलब कि फ़ोन वीडियोस वगैरह शूट करते हुए और एडिटिंग करते हुए। तो अब तक मेरी जो है काफ़ी अच्छी मतलब एडिटिंग हो चुकी है। सही है। तो मुझे इस चीज़ में तंगी नहीं होती कि मैं एडिट कैसे करूं या किससे करवाऊं, तो मैं मतलब अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ। कुछ लोग तो इसी वजह से कि यार हमारे पास टीम ही नहीं है, हम कुछ टीम हो जो हम कर सकें, एडिट करके हाँ एडिट करे और उसके बाद वो फिर पोस्ट करने का भी सारा आपको मरहला आना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, फिर कुछ इस वजह से भी फिर पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो YouTube कितना आपको पे करता है अगर आपके सब्सक्राइबर उतने हो जाएं जितना वो YouTube की एक डिमांड है? बेसिकली ये होता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद YouTube आपकी एक वीडियो उठाकर जो है उसको मोनेटाइज कर देता है। मतलब कि वो आप कह लेंगे फॉर यू पे आ जाती है वो वीडियो। अच्छा। आप कोई भी मतलब YouTube यूज़ कर रहा है तो वो उसके सामने आएगी, उसकी मर्जी है वो वीडियो देखे। तो इस तरह से वो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता जाता है, लोग जो है लोगों तक पहुंचता है, और देन जिसको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करता है, और जितने व्यूज आएंगे। कंटेंट बहुत ज़रूरी है। आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो उसके अंदर अगर आपका देखने वाला, अगर व्यूअर आपका जो है 30 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए भी बोर हो गया तो वो वीडियो को या तो आगे कर देगा या वो वीडियो देखेगा ही नहीं आपकी। आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि आप अगर 5 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो वो 5 मिनट की पूरी वीडियो आपकी इस तरह की हो कि देखने वाला जो है आपके चैनल को सब्सक्राइब करके करे। हाँ, अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। लोग एक तो शॉर्ट पे आ गए हैं कि बहुत चीजें शॉर्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट, बस इतना हो तो आप बर्दाश्त करते हैं अदरवाइज आप कहते हैं अच्छा चलो कोई और चीज देखें, और चीज देखें। लोग इंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा आ गए हैं। टिकटॉक है और यूट्यूब के ऊपर भी अब वो शॉर्ट्स वीडियो जो हैं उसका ऑप्शन आ गया है। इंस्टाग्राम पे भी रील्स का ऑप्शन आ गया। अपडेट होती जा रही है ना चीजें दिन ब दिन। एक वो एक टाइम था कुछ और चीजें थी, अब जब हम आ रहे हैं तो जैसे ही लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा तो अब चीजें जो है कुछ डिफिकल्ट भी हो गई हैं और उनका जो है आपकी अपडेट्स भी होना स्टार्ट हो गए कि क्या क्या चीजें नई आ रही है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा मैम, जिस तरह हम स्किन की हवाले बात करें, हेयर हमारे बड़े जरूरी हैं। स्किन की तो हम साथ आगे कि हमें क्या करना चाहिए, हेयर के लिए क्या करना चाहिए? आजकल जो है हेयर का हम देखते हैं बहुत ज्यादा हम डाई करते हैं, फिर एक्सटेंसो हो गया, आपने केराटिन करवाया, उसकी वजह से बाल भी आपके बड़े केमिकल्स जैसे लगते हैं, बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं। क्या करना चाहिए बालों के लिए? सबसे पहले ये है कि यहाँ का पानी, मतलब हमारा जो पानी है ना वो हार्ड है। हाँ, इसके अंदर मुल्तान का थोड़ा सा पानी के हैवी कंटेंट्स हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि यहाँ पर बच्चों के, लड़के हों चाहे लड़कियां, उनके बाल गिरते बहुत हैं। बिकॉज उसका क्या रीजन होता है कि आप डिपॉजिट हो जाता है आपके पोर्स के ऊपर, और जब वो फिर आपके पोर्स को बंद कर देता है और आपके बाल स्टार्ट फॉलिंग हो जाते हैं, राइट। तो उसके लिए बहुत एक तो इम्पोर्टेंट है कि
शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अच्छा सा जो कंडीशनर हो वो इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको पता है कि जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हमारी नानियाँ दादियाँ हमारे सर के ऊपर तेल वगैरह का भी मसाज करती थी। आजकल हम इस उसमें तेज़ लाइफ में आ गए हैं कि हमने वो वाला एक साइड पे कर दिया, हम वो ज़्यादा नहीं यूज़ करते, फिर कई लोग अभी भी करते होंगे। वो जो मसाज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर और मास्क बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा सा मास्क लें, उसको आप मतलब शैम्पू किया, कंडीशनर किया, उसके बाद मास्क को लगाकर आप एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा उसको स्टीम वाले टॉवल से रखें, ताकि वो आपके हेयर को मॉइस्चर अच्छा आ जाए। क्योंकि आप जैसे अब आप कलर किया हुआ है, तो जब मैं कलर करती हूँ तो क्या होता है, अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप इन चीज़ों को देखते हैं ना अपने बालों को, तो आपके बाल होल उसमें से कंडीशनर निकल जाता है, तो आपको ने बालों को बाल रूखे हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबीना है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? अफान से पूछना चाह रही थी, क्योंकि छोटी सी उम्र में क्या बड़े बड़े काम कर रहा है। बस अल्लाह ताला ने मुझे चूज कर लिया है इन कामों में, तो बस माँ बाप की दुआ है और अल्लाह ताला का करम है। और कुछ पूछना चाहेंगी? अच्छा जी, कॉल पे नहीं है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। तो उसके लिए अगेन जो रूटीन है वो ये है कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा अच्छी तरह तेल का मसाज करना चाहिए। उसके बाद मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वीकली आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और गुड शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अच्छा, आप मास्क घर में भी बना सकते हैं? जो मतलब अच्छे इंग्रेडिएंट्स देख के और उस हिसाब से आप मास्क घर में भी बना सकते हैं। और केराटिन और इसमें क्या फ़र्क है? ये लोग बड़े, हमारी ख़वातीन जो है ना वो एक तो कंफ्यूज रहती हैं कि आपने केराटिन करवाना है, ये एक्सटेंसो, इससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, या आपके बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट चाहिए, क्या है ये? इसके हवाले से थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स। एक चीज़ है आप जो केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, केराटिन जो हमारे बालों के अंदर होती है और उसको ये पुट बैक करते हैं और स्ट्रेट करते हैं विद अ फ्लैट आयरन, एक ये ट्रीटमेंट है। सेकंड ट्रीटमेंट जो है जैसे जापानीज ट्रीटमेंट है, जो कि केमिकल है, लाइक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, जो कि आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है। और उसके बाद जब आपके बाल ग्रोथ से आते हैं तो वो फिर कर्लियानिश होते हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। वो केमिकल ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट है। जो केराटिन है वो 4 से 6 महीने तक लास्ट करती है, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिटेरिएट हो जाती है आपके बालों से, और बाल वापस उसी मतलब स्टेज पे आ जाते हैं जैसे आपके पहले थे। अच्छा, केराटिन इज बेटर देन द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ जापानीज जो ट्रीटमेंट है, वो जो केमिकल आपने बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर लिए, लेकिन वो मतलब उसको उन्होंने क्या किया कि आपके ये बिल्कुल पर्म वाला है, जैसे पर्म्स होते हैं ना, तो आपने पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़े, फिर आपने डाइसल्फाइड बनाए और उसी शेप में आप पर्म लेकर आए। राइट, इन लॉन्ग टाइम अगो पर्म बहुत इन थे। तो यही वाला सेम थ्योरी है फॉर द स्ट्रेटनर एज वेल। तो वही है, वो हार्श केमिकल्स हैं जो कि आप लगाते हैं, फिर उसके बाद आप फ्लैट आयरन से उनको स्ट्रेट करते हैं, तो वो बहुत हार्श है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि केराटिन ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर है। अगर आप बाल स्ट्रेट करना चाहते हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट में जाएं, ठीक है, उसमें नहीं जाएं, ज़्यादा हार्श में नहीं जाएं। देन अगेन कई लोगों ने ट्रैवल करना होता है एंड स्टफ, एंड दे वांट टू गेट देयर हेयर स्ट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, तो उनके लिए वो ठीक है। एंड देन अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो में क्या फ़र्क है? मतलब उसमें भी सेम ही है? सेम ही चीज़ है, अगर आप हाँ देखा जाए तो एक सेम ही चीज़ है जो केमिकल्स के साथ वो की जाती है। लेकिन उसमें अब कोई फर्क पड़ता है कि रिबॉन्डिंग बहुत ज्यादा हार्श है और एक्सटेंसो जो है वो नहीं है? अच्छा, एक्चुअली मैं इधर पाकिस्तान में मुझे इतना एक्सटेंसो के बारे में इल्म नहीं है। रिबॉन्डिंग तो है ना, रिबॉन्डिंग करने का, तो एक्सटेंसो, व्हाट इज एक्सटेंसो, ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। मुझे एक्सटेंसो भी सेम है, आपने आपके बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा। उसमें भी आपको केमिकल ही आपके बालों को लगता तो है ऑलरेडी, आप किसी भी ब्रांड का आप लेते हैं। राइट, उसमें भी बाल स्ट्रेट का ही है। नहीं, वो एक्सटेंसो कोई ऐसा ब्रांड होगा, लेकिन रिबॉन्डिंग का ये है कि उसमें आपको आयरन जो है वो बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करना पड़ता है स्ट्रेटनर। और एक्सटेंसो में ये होता है कि जैसे आप केमिकल से ही उसको करते हैं और उसमें आपका जो स्ट्रेटनर है वो बहुत कम यूज होता है। हाँ ठीक है,
वो जो आप वही हो गया ना केराटिन ट्रीटमेंट में, जब आप आयरन काफी इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे पीसेस लेकर और आप उसको स्ट्रेट कर रहे हैं। और ये जो सेकंड चीज है वो केमिकल से आप उसको स्ट्रेट करते हैं। सो जो केमिकल से स्ट्रेट है वो क्वाइट हार्श है। जो आप फ्लैट आयरन से करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग इज कि वो जो केराटिन है, जो सिल्क की आर्टिफिशियल केराटिन बनी हुई है, आप उसको बालों के अंदर हीट से अब्सॉर्ब कर रहे हैं। मतलब केराटिन आप करवा सकते हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट है, एक अच्छा ट्रीटमेंट है, राइट, कि उससे बाल आपके जो है वो अच्छे नजर आ सकते हैं, एक्सट्रीमली डैमेज नहीं होंगे। हाँ। अच्छा, उसमें ये होता है ना कि फिर आपका एक तो प्रोटीन ट्रीटमेंट भी होता है। प्रोटीन ट्रीटमेंट कितना जरूरी है? प्रोटीन ट्रीटमेंट भी अगेन वो लाइफ ले आता है बालों के अंदर ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छा है। आई वुड हाईली रिकमेंड इट प्रोटीन ट्रीटमेंट। मतलब केराटिन भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। वो आपकी कंडीशन बालों की बहुत अच्छी कर देता है और आपको मोर हेल्थी बाल आपके हो जाते हैं। हाँ, हम तो रोज हमारा ये काम है ना कि बाल डेली स्ट्रेट हो रहे हैं, कभी कर्ल्स हो रहे हैं, कभी आपने कोई हेयर स्टाइलिंग कर करके आपके बाल जो है बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, आप बड़ा उसको हीट बड़ा, हाँ, हीट जरूरी है। अच्छा जी नाज़रीन, इनसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, स्किन पे भी बात हो रही है, हेयर पे भी बात हो रही है। अफान से हम जानते हैं, अफान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अभी जाहिर सी बात है स्टार्टिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आपको फेस करनी पड़ रही होंगी। क्या देखते हो, क्या क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात लाइक सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी जो है हमें फेस नहीं करनी पड़ी। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी जो है हमारे पास कोई केस आए और हमें उसका डोनर ना मिले, तो बड़ा उस टाइम ना बड़ा मुश्किल होता है और टेंशन भी होती है कि कोई एक हमारे पास उम्मीद लेकर आया और ना हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से बड़ी जो है टेंशन भी हो जाती है और मुश्किल भी हो जाता है। बट एक कहते हैं ना कि एक अच्छे टाइम का या कोई काम होना होता है तो उसका एक अल्लाह ताला ने टाइम मुकर्रर किया होता है, वो उस टाइम पर हो जाता है। तो इस तरह से मतलब इस तरह की बहुत सारी कभी जो है ऐसा भी होता है कि आप कहीं गए हैं और आपको जो है इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो कि आपको नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। कुछ इस तरह के लोग मिल जाते हैं, तो हमें जो है फिर फेस करना होता है इस तरह के लोगों को। और कुछ लोग आते हैं कि कहते हैं कि आप जो है ऐसे पैसे लेते हो लोगों से, आप तो खुद खा जाते हो, आप अपनी जेब में डाल ये लेते होता हो। है ना इस तरह की, इस तरह की आपको कमेंट्स मिलना और ये चीजें बड़ी आप फेस करते हो। बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग आते हैं। अब हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है, ठीक है, हम बस ये बात कर देते हैं, हम आगे या उनसे डिबेट नहीं करते, कोई बात नहीं करते उन्हें, या उन्हें कोई गालियां नहीं देते। तो हम बस बोलते हैं कि अल्लाह जानता है हमारा, या हम जानते हैं। आते हैं लोग, कहते हैं आप तो जो है लोगों से पैसे लेके खुद खा जाते हैं, ये वो, इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं लोगों से। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारते, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो इस तरह की फेस करना पड़ेगा जब तक आप एक अच्छा काम जब आप इंसान कर रहा होता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं करते कभी भी। वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं ये हिम्मत इसकी खत्म हो और ये इस चीज को छोड़ दे। मैं समझ नहीं है आज तक लोगों को सुकून नहीं आता, नहीं आता है ना? ऐसे ही है, अच्छा काम भी कर रहे हो तो वो भी कहेंगे क्यों कर रहे हो भाई, और अगर बुरा कर रहे हो वो तो फिर आप बुरा ही कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। सही बात। तो पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट है, पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर जो है मेरी वो आलमा है। अच्छा, माशाल्लाह। और अभी जो है उन्होंने पीएचडी करनी है इस्लामियात में। और मेरी भाभी हैं, वो आर्टिस्ट हैं, गॉड गिफ्टेड। अच्छा। वो बहुत अच्छी जो हैं पेंटिंग करती हैं, और मतलब उनका भी यूट्यूब पे चैनल है। सही। तो वो भी मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। हाँ जी, एक्टिव है सोशल मीडिया पे। हमारे सारे ही जो है यानी कि फैमिली में शौक है यूट्यूब का। अच्छा। मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, वो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कज़न है मेरे, वो भी सिंगर हैं। भी ऑफिशियली उनका रिसेंटली सॉन्ग लॉन्च हुआ था, तो वो यहाँ पर रूही पे भी आए थे। अच्छा अच्छा, तो जाहिर सी बात है सब काम अपनी अपनी जगह कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ये होना चाहिए कि आपको
एक्टिविटीज जो आपकी हैं वो होनी चाहिए, लाजमी करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ जी। सही। अच्छा मैम, जिस तरह हम बालों की बात कर रहे हैं, फिर साथ साथ हम भी पेडिक्योर पे भी आ जाते हैं, ये कितना ज़रूरी है मैनिक्योर? बहुत ही ज़रूरी है मैनिक्योर पेडिक्योर, क्योंकि उसके लिए हमारी डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एवरी मंथली, चलो नहीं तो 6-8 वीक्स के बाद आपको ज़रूर पेडिक्योर करानी चाहिए। और नेल्स का भी जो है ना हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नेल्स भी एक खूबसूरती है, हमारे हाथ और हमारे पाँव दोनों बहुत खूबसूरती है। इट लुक्स ब्यूटीफुल अगर आप इसको वेल ग्रूम्ड करके रखेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अच्छा, मॉइस्चराइज हाँ, सीरम कितने ज़रूरी है? सीरम लगाना ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा, मैं बताती हूँ सीरम और क्रीम में क्या डिफरेंस है। हाँ। अच्छा, एक्चुअली सम ऑयली स्किन जो है ना वो क्रीम के साथ लिटिल बिट हैवी हो जाती है, और सीरम जो है ना उसमें ज़रा मतलब लाइटर वो डाला होता है, मतलब मॉइस्चराइजिंग वगैरह ज़रा थोड़ी सी हैवी साइड पे नहीं होती, वैक्सेस ज़्यादा नहीं होती। तो सीरम जो है ना वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, हाइड्रेशन वगैरह के लिए सीरम इज़ मोर मतलब उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, रादर देन वो क्रीम इस्तेमाल करें। सो सीरम और वेल एब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि लाइट होता है, फ्लफी होता है, तो वो वेल एब्जॉर्ब भी हो जाता है आपकी स्किन। अच्छा, जिस तरह हम मेकअप से पहले सीरम यूज़ करते हैं तो वो भी ओके है मेकअप उसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपको विटामिन तो चाहिए ना, विटामिन चाहिए आपके स्किन के लिए, और सीरम्स में मोस्टली विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, अ लॉट ऑफ पेप्टाइड स्टफ होते हैं, तो वो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरम आपको यूज करना चाहिए स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए भी, और एब्सोल्युटली ठीक है। और जिस तरह अभी रिंकल्स और डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हम देख रहे हैं हमारी स्किन के ऊपर, उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए भी सीरम्स हैं, कई बहुत बेहतरीन सीरम्स हैं, उसको आप एवरी डे सुबह और शाम इस्तेमाल करें। उन सीरम्स में ग्रीन टी है, जो आइज़ के बने हुए सीरम्स हैं, उसमें मोस्टली ग्रीन टी है, हाइलोरॉनिक एसिड है, विटामिन सी है, क्योंकि डार्क सर्कल्स जो है ना उसके लिए आपको वो चाहिए जो आपके जो पिगमेंटेशन ऑफ डार्क सर्कल्स हैं उनको रिलीज कर दे और मेक इट लाइक मोर इवन कलर। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपके आई के सीरम में, एंड इट हैज़ टू बी वेरी माइल्ड एज वेल, क्योंकि आइज़ का मामला है तो बहुत ख्याल रखें जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी आइज़ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ये मैं तो इस बात की बहुत वो हूँ कि मैं नहीं चाहती कि लोग लेजर्स वगैरह करा के ये जो डार्क सर्कल्स रिमूव कराते हैं, क्योंकि आइज़ बहुत अल्लाह ताला का अतिया है, बहुत खूबसूरत, इसके सिवा हम देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अधूरा है सब कुछ, ही अंधेरा है, वर्ल्ड इज, हाँ वर्ल्ड अंधेरी है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जो है सीरम्स यूज़ करें, अच्छी आई क्रीम यूज़ करें, ताकि उस तरह मैनुअली आप उनको रिजुविनेट करें बनिस्बत आप जाकर और वो जो है लेजर्स के साथ आप वो डन कराएं। तो मेरा नहीं ख्याल तकलीफ दे अमल से ज़रा दूर ही रहें। और अच्छा, जैसे पफी आइज हो जाती हैं उनके लिए भी सीरम जो है वो अवेलेबल है? एब्सोल्युटली, सम सीरम्स आर फॉर पफी आइज एंड डार्क सर्कल्स टुगेदर। वो पफी आइज के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर ना वाटर एक्यूमुलेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, और कई दफ़ा यंग एज में भी ना ऐसे हो जाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए जी बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, बातें इतनी सारी हैं जो अभी रह भी गई हमारी अधूरी, और स्किन और की बात हो रही हो ख़वातीन की स्पेशली, तो बहुत सारी बातें हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया फ़ान। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नवीद अहमद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इनके वालिद साहब लाला सहराई, जो हमारे खिते की बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। वो शायर भी, अदीब भी, उनकी किताब के हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले तो सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। सर, आपके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम लाला सहराई, थोड़ा सा उनकी शख्सियत के हवाले से हमें बताइएगा। वालिद साहब मरहूम, हम लोग जहानिया में रहते थे। वो इंडिया से जब आए अमृतसर से जी, प्री पार्टीशन 1935 में, फिर इधर ही रहे हैं। तो लिखने पढ़ने का शौक़ उनको शुरू से था। मैट्रिक से आगे नहीं कर सके तालीम अपनी, तो लेकिन उन्होंने पढ़ना इतना शुरू किया कि उसी में वो उनकी कोई 16 किताबें नातिया आ चुकी हैं। बाकी रिटन में भी जो अफसाने हैं, उसके अलावा नावल की तर्जमे हैं, तराजम हैं,
और कोई 5 या 6 के करीब थीसिस उनके ऊपर हो चुके हैं। सही। 2000 में उनकी डेथ हुई थी 17 जुलाई को, तो उस हिसाब से 22 साल हो गए तकरीबन। देखिए एक इतना लंबा अरसा जो हाँ है जी, वो हाँ गुजर जी। गया। अच्छा सर, उसके अलावा भी अपनी शायरी के हवाले से भी जानना चाहेंगे, कैसी शायरी करते थे? वो शुरू में नसर निगार थे। अच्छा, नसर निगार उनका थे। मुल्क में सारे अदीबों से, सब लोगों से राब्ता था। अखबारों में भी लिखते रहे हैं, लेकिन फिर 91 से आगे उन्होंने अचानक उनके ऊपर, उन्होंने खुद कहा करते थे कि मेरे ऊपर जैसे आमद होती है, वो दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे नात की भी तौफीक दे। तो अचानक दिन में 3-4 नातें आई, वो उन्होंने लिखी। फिर बड़े भाई उस वक्त थे ताइफ में, सऊदी अरब, उन्होंने उनको भेजी कि यार देखो ये इसमें अल्लाह ताला कबूल करे। तो वो नातें, बड़ी अजीब बात है कि वो लेटर जो था ना, पहले मदीना मुनव्वरा गया, उसकी स्टैंप लगी, फिर ताइफ गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इससे फिर एक तरह का उनको हौसला भी हो गया, हम सबको भी हो गया कि अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। फिर उसके बाद वो लिखते चले गए, आमद होती गई। और आखिरी सिर्फ 10 साल में उन्होंने तकरीबन एक हमदिया और 15 उनके नातिया मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हो गए। बाकी उनके जाने के बाद उनका बाकी जो नसरी काम था, और वो फिर हमने यकजा किया, सही, वो भी अब शाया हो चुका है। 5 थीसिस एमफिल के मुकम्मल हो चुके हैं, एक आध और भी साफ कर रहे हैं। आपकी कैसी बॉन्डिंग थी वालिद साहब के साथ? हम तो बेटे थे तो जाहिर है उन पर शफकत थी। ट्रेनिंग का उनका अंदाज ये था कि वो कभी डांटते नहीं थे, बस वो लीड करते थे, खुद करके दिखाते थे, कहते थे पढ़ा करो। इकबाल के शदाई थे। अच्छा। 3 शख्सियात उनकी सबसे फेवरेट, उसमें से टॉप पे कायदे आज़म, वो जनाब कैप भी पहनते थे। अच्छा। इसी वजह से फिर अल्लामा इकबाल से इश्क था उनको, और मौलाना मौदूदी से। 3 शख्सियात उनके लिए इंस्पायर करने। सबसे ज़्यादा शायरी में अल्लामा इकबाल ने उनको, शायरी से वो बड़ा मुतासिर हुए अल्लामा इकबाल की। सही। उनका एक ज़बूर अजम किताब है अल्लामा इकबाल की मशहूर, उन्होंने मिलती नहीं थी उनको, किस तरह उन्होंने अपने हाथ से पूरी लिख के रखी हुई है, वो हमारे पास महफूज है। सही। राइटिंग उनकी इतनी होती थी कि उसमें कभी कटिंग की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, माशाल्लाह, खुदादाद सलाहियत थी ना उनके अंदर मौजूद, वसीअल मुतालिया। नाज़रीन से मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। साकिब महमूद महे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल चाल है? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लेट भी हो गया ना जी, बस ऐसा ही है जी। कल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का मौसम अच्छा है। तो आजकल आपको पता है कैंपेन के दिन है, तो जैसा कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हैं, तो बहुत गर्मी होती है, तो उस वक्त तो हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। पता चल रहा होता है ना कि रिजल्ट लोगों में जा रहे होते हैं। अच्छा, कितना अरसा हो गया है आपको सियासत के साथ जुड़े हुए? देखिए जी, बाकायदा तौर पर किसी सियासी जमात को तो मैंने पहली दफ़ा ज्वाइन किया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि खान साहब की वज़ारत उज़्मा के ख़ात्मे के बाद मैं पहला बंदा हूँ जी जिसने इस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन अगर मेरी सोशल एक्टिविटी देखी जाए, और अगर मेरी सियासी हलके के हवाले से या इस रीजन के अंदर जो मेरी एक्टिविटी है वो आप जानती हैं, वो तो तकरीबन मैं 5-6 साल से जी इन हूँ, इस शोबे से वाबस्ता हूँ। लेकिन बाकायदा तौर पर किसी सियासी जमात को मैंने अब ज्वाइन किया। ठीक है, तो उससे पहले आपकी सोशल एक्टिविटीज सोशल भी थी? नहीं जी, मैं हल्के में अपना प्रॉपर कायम देता था। पहले मैंने अपना ग्राउंड सेट किया अपने हल्के में, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर, फिर उसके बाद जी मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। शौक था सियासत में आने का या फैमिली की तरफ से था? देखिए जी, मेरी फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक है जी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पॉलिटिक्स से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर वो खुद कभी भी सियासत से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, तो आप ऐसे समझ लें कि पैशन की हद तक मुझे शौक था कि मैं लेकिन शौक इस वजह से था जी, मैं आपको एक बात बताऊं जी, शौक भी इस वजह से था कि मैं ईमानदारी से कह रहा, ये नहीं कि मैं कोई अल्फाज का चुनाव यहाँ पर करके जा रहा हूँ। मुझे जी हमेशा से यही शौक था कि अल्लाह ताला ने
हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनन मुझे भी किसी मकसद के लिए भेजा होगा। तो मेरा शुरू से शौक था कि मैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। जाना तो हर किसी ने, तो मैं अपना हिस्सा, मेरी शुरू से ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसा काम ले कि मैं इस मुल्क का, इस इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। सही, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो क्या ना, जाहिर सी बात है, आप इस दुनिया में हैं तो आपको अपने हिस्से का जो भी रोल है वो लाजमी प्ले करना चाहिए जी। अच्छा, इसके साथ साथ सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी जानना चाहेंगे। इस टाइम जो सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, जहाँ तक मौजूदा हालात की बात है, तो इस वक्त आपके सामने है कि इमरान खान, मैं देखिए जी, मैं पार्टी से हट के भी एक ज़रूरी सी बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जब तक ये मुल्क जमहूरी असूलों के ऊपर गामजन नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जिसकी मिसाल इमरान खान साहब ने अब आपके सामने एक सेट कर दी है, और उनका एक विजन है, उनकी एक सोच है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अपना, और तमाम इदारों को अपने दायरा कार में रह के काम करना चाहिए। और इसी तरह से सियासी जमातों का भी यही किरदार होना चाहिए कि वो किसी ऐसी फोर्स के साथ इन्वॉल्व ना हो कि जिससे मुल्क तरक्की के डगर से नीचे उतर जाए। और अगर आप अवामी राय देख लें, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी शहर में निकल के देख लें, लोगों से पूछ लें, इस वक्त लोग फैसला कर चुके हैं इमरान खान की तरफ, और लोगों का मिजाज सेट हो चुका है। कोई जो कुछ कर ले, लेकिन अवाम फैसला कर चुके हैं। 2-3 माह की जो ये आपकी इनकी हुकूमत है, उसके अंदर आप देख सकती हैं कि महंगाई और लोड शेडिंग और जो भी मसाइल हैं इस मुल्क के, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद में इनसे जानेंगे नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप के वालिद साहब अवार्ड से भी नवाजा गया, उसके हवाले से भी बताएं, वो जो मोमेंट था। एक्चुअली उन्होंने, उनके एक दोस्त थे डॉक्टर आसी करनाली साहब मरहूम, उन्होंने उनको इनिशिएटिव दिया था कि गज़वात को मंजूम करें नादिया। इसको पहले नहीं इस पे काम हुआ था। उन्होंने फिर बड़ी मेहनत से 26 या 27 गज़वात थे, उनके ऊपर पूरी मंजूम लिखा उन्होंने, और वो फिर उन्होंने किताब भेजी वहाँ, तो उसके ऊपर उनको अवार्ड मिला। सही, सदारती अवार्ड। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था सबके लिए। तो वो, उनकी तबीयत उस वक्त काफ़ी ख़राब रहती थी, लेकिन उसके बावजूद हम उनको ले गए, उन्होंने अवार्ड वसूल किया। तो वो एक नई चीज़ थी, पहले नहीं हुई थी। अच्छा। इसी तरह कसीदा बुर्दा शरीफ है, उसका तर्जुमा उन्होंने किया हुआ है। अच्छा। जो बहुत टेक्निकली जो लोग इसको समझते हैं, मैं तो नहीं इतना उसमें अदब में जिनका है ताल्लुक, तो वो कहते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, जो कोई नहीं अभी तक, मतलब उनमें खुदादाद सलाहियत ऐसी थी। फिर जो असल बात थी कि रवैयों में हर एक से निभाना, जिसके साथ जुड़ गए वो फिर आखिर तक, मसलन हफीज़ ताहिब साहब मरहूम है, बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। अहमदुद्दीन कासमी साहब मरहूम है, इस तरह और बेशुमार लोग हैं। तो वो, और मुतालिया बड़ा वसी था, खुद पढ़ा उन्होंने। तो मैं हैरान होता था कभी उनसे पूछना, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी डिक्शनरी का वो नहीं लिया, इस्तेमाल नहीं किया। राइटिंग ऐसी खूबसूरत थी कि कभी कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। ये खुदादाद कुछ उसमें अच्छी गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला जो है अपने खास बंदों को ही। अभी उन्होंने एक नावल का तर्जुमा, वो ज़ेर तबा है, रशियन बहुत मशहूर एक राइटर है उसका, गिव मी फ्रीडम, आई चूज़ फ्रीडम, उसका तर्जुमा। अच्छा। और वो एक टालसाई के, इस तरह उन्होंने कई तर्जुमे भी किए, वो भी यकजा कर दिए हमने, उसके ऊपर और भी काम हो रहा है। अभी उनकी कितनी किताबें आई थी? 16 तो उनके मजमूए थे, 15 नातिया, एक हमदिया। फिर उनका पूरा जो कलाम था, उसको कुलियात लाला सहराई के नाम से, निगार शात उनका उर्दू में जितने मिले, पीछे ड्रामे अफसाने वो सारे, और बच्चों के लिए भी फूलों के लिए फूल नातें। अच्छा, वो भी लिखते थे। वो भी उनका शाया हो चुका। लिखने पढ़ने का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ, इसके अलावा मेरे ख्याल आखिरी 10 साल तो उनको सिवाय नात कहने के, नात लिखने के, और उन्होंने बाकी नसर छोड़ दी थी। अच्छा। इतना उनके ऊपर वो नातिया कलाम पे चले गए और आखिरी दम तक वो लिखते रहे। सही। आप में भी शौक है
पढ़ने की हद तक है, अफसोस है कि दूसरा नहीं हो सका अपनी मसरूफियत की वजह से। तो आप कितने बहन भाई हैं जिनमें ये 4 भाई हैं, एक बड़े हैं अच्छा। डॉक्टर जावेद लाहौर में, मैं हूँ, फिर 2 छोटे हैं, 4 बहनें हैं। सही। तो फैमिली में और भी या आप मेरे कज़न वो अभी फौत हुए हैं। अच्छा। वो थे, वो लिखते भी थे, कलम नगारी भी करते थे, तो बाकी एज प्रोफेशन नहीं किसी ने। सही। ये अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। इसी याद में हमके 7 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ था। बिल्कुल, बरसी उनकी। हाँ जी, इस तरह कह रहे हैं। सही। अच्छा, जिस तरह आप डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आँखों जो है ना उनकी बात पर लाजमी करेंगे कि आँखों की हिफाजत कैसे करें आप? आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है जो एस्टेब्लिश भी हो गया सॉरी, कि बच्चों में नज़र बड़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। बिल्कुल। उसकी वजह हमारी स्क्रीन है। उसमें लैपटॉप आ जाता है, आपका वो टैब आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, टीवी, और सेम ड्राइविंग ज़्यादा। तो लंबे आवर्स के लिए जब आप उसमें बच्चे बैठते हैं, तो मैं अक्सर नोट करता हूँ तो माएँ आके मुझे कहती हैं जी कि आप इनको मना करें। और एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उसमें लगे होते हैं, माएँ अपने काम में मसरूफ़ होती हैं। हाँ जी। लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये आता है कि आई बाल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। और उससे जो नज़र तेज़ी से गिरती है। तो उसका एक तो ये हेल्दी, उसका एक स्लोगन आया है अब के 2020। ये वो मैच नहीं 2020, बल्कि 20 मिनट्स अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं, बड़े या छोटे, ठीक है, तो फिर कम से कम 20 सेकेंड्स आंख बंद कर लें, पानी से धो लें, उसको छोड़ दें। अच्छा। और 1 आवर इन ग्रीन्स, अगर बच्चों को लेकर खुद भी जाएं तो ग्रीन से मतलब किसी लान में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जहाँ वो 1 घंटा, ठीक है, उससे वो जो है ना थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाता है, ड्राइनेस प्रोटेक्ट हो जाती है। दूसरा इशू आंखों का ड्राइनेस का, वो भी इसी वजह से होता है। फिर वो उसको रब करते हैं बच्चे, फिर उससे एलर्जी बढ़ती है, कभी कभी इन्फेक्शन। कॉन्टैक्ट लेंस हमारे एरिया में बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली लेडीज़ में आजकल तो बहुत ज़्यादा लेकिन मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बहुत मजबूरी हो तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन लें आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, वरना ड्राइनेस इतनी होती है कि मैंने देखा उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। उसकी बजाय ऐनक, अगर ऐनक आपको नहीं लगानी फॉर सम रीज़न, तो लेज़र आ गई है, लेज़र करा लें, लेंस कम यूज़ करें। ठीक है। तो मोबाइल तो हर वक्त, अब तो हम बच्चों को देखते हैं, उनका तो 24 घंटे काम ही है मोबाइल, और अब तो छुट्टियां हैं वैसे ही, तो मोबाइल टीवी तो मुझे लगता है बहुत कम अब रह गया है, बच्चे शौक से देखें अब तो। हाँ, वो भी बड़ी स्क्रीन है, लोगों ने लगाई हुई हैं, फिल्में देखेंगे, ड्रामे, कोई भी चीज़ प्रोग्राम, मतलब उसमें ये अगर असूल बन जाए, बड़े भी अमल करें, छोटे बच्चों को भी है कि कम से कम टाइम, तो उससे बचत हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं साकिब, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत सारे कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट, जैसे आपको इंटरेस्ट, आपका पैशन कि आपने सियासत में आए, किस तरह आप नौजवानों को कहेंगे कि वो इस तरफ आएँ और इसको चूज़ करें? क्योंकि लोग तो काफ़ी पॉलिटिक्स की जो हमारे समय सूरत हाल है, लोग पीछे ही हट रहे हैं। जी, तो मैं ये क्रेडिट भी इमरान खान साहब को देना चाहूँगा, वो इस वजह से कि जब हम बच्चे थे या आप बच्चे थे, तो उस वक्त ये सूरत हाल होती थी कि आप देख लें कि उस वक्त बच्चों का शौक सिर्फ 2 होते थे। क्या होते थे? या क्रिकेटर बन जाएं या कोई शोबिस ज्वाइन कर लें, ये शौक होते थे। लेकिन इमरान खान ने लोगों के अंदर ऐसा शऊर बिल्टअप किया है और ऐसी अवेयरनेस लोगों को दी है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि चाहे वो शोबिस के लोग हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पढ़ी लिखी खवातीन हो, देहात की खवातीन हो, या कोई भी मॉडर्न सोसाइटी उठाकर आप चेक कर लें, ये पहला मौका है कि इमरान खान के जलसों के अंदर देख लें तो एक आपको एक गाला का समा नजर आता है, एक फैमिली। आप पहले सुनते थे कि जी स्टार प्लस एक फैमिली ओरिएंटेड वो एक उनका सिलसिला होता था, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी वो पार्टी है कि जो एक फैमिली की तरह सबको साथ लेकर चलती है। इसमें हर रंग और नस्ल और ज़बान के और हर एज के लोग हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45 से 50% नौजवान तबका है, ये वाहिद लीडर है जिसके पीछे आप चेक कर सकती हैं, आप सर्वे करा लें, तकरीबन 95% लोग जो नौजवान हैं, जो कभी सियासत से दूर तक का उनका ताल्लुक नहीं होता था, लेकिन वो पहला मौका आया कि जिन्होंने इमरान खान को अपना मसीहा बनाकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आप चेक कर लें। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को? देखिए जी, मैं ये टिप्स देना चाहूँगा, जी बिल्कुल,
जब तक नौजवान और पढ़ा लिखा तबका इस फील्ड के अंदर नहीं आएगा, देखिए जमहूरियत को अपनी मंजिलें तय करने में एक बड़ा टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो फिर वो आइन से भी रवायात ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। जैसे कि आप बरतानिया के अंदर देखिए, उनका जो आइन है वो रिटर्न ही है, वो रवायात हैं, वो रवायात के ऊपर चलते हैं। उनको पता है कि ये चीजें हमने करनी है। जब यहाँ पर जमहूरियत मजबूत होगी और अपनी मनाजिल की जानिब वो बढ़ती चली जाएगी, जब हमारा पढ़ा लिखा तबका, नौजवान लोग पॉजिटिव अंदाज से इस फील्ड में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुल्क के अंदर एक बेहतरी नजर आएगी। ये लाजमी आप कहना चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को आगे बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा सियासत के अलावा क्या हाँ करते जी, हैं? सियासत के अलावा आपने अच्छा सवाल किया है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये एक ऐसा शोबा है जो बंदा प्रैक्टिकल अपने हलके की भी सियासत करता है और बाकी चीजों को भी देख रहा है, टाइम ही नहीं मिलता जी। मैं सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे घर से निकलता हूँ, फिर नहीं पता कि मैं कितने बजे घर पहुंचूंगा। सही जी। तो वैसे बेसिकली हम जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है घर अच्छा, के ये हर बंदा यही बात, आज के दौर में तो ये बड़ा आम सा वर्ड हो गया कि टाइम नहीं होता हमारे टाइम नहीं होता, यकीन माने बिल्कुल ऐसे ही होता है। सही है। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, दोबारा आप कर सकते हैं ट्राई। फिर किस तरह मैनेज करते हैं फैमिली को भी, सियासत के साथ भी? तो घर वालों को तो बड़े शिकवे होते होंगे। जी बिल्कुल शिकवे होते हैं। जब मैं घर पहुंचता हूँ वो सो चुके होते हैं और जब मैं निकलता हूँ वो कोई उठ रहा होता है, कोई सो रहा होता है, लेकिन मैं निकल जाता हूँ। जी सही। तो फिर गिले शिकवे तो बहुत होते होंगे। बहुत होते हैं, लेकिन अब वो यूज टू हो गए। हाँ, वो कहते होंगे अच्छा चलो ठीक है, टाइम। उनको पता है कि ये इन चीजों से बाज नहीं आएगा। इसके लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो अपना उसका शोबा है। मैं यकीन माने, मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर होता हूँ और जो मेरा हल्का है उसके अंदर आप कभी सर्वे करें तो मैं वाहिद बंदा हूँ अपने हल्के में जो सबसे ज्यादा अपने हल्के में टाइम देता हूँ। हर बंदा दे रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मेरा पहला इलेक्शन होगा, मैं जितना टाइम हो सकता है, आज जो मेरी बुनियाद पुख्ता हो जाएगी वो मेरे आगे टाइम में मेरे साथ काम आएगी। मेरी कोशिश यही होती है। सर, आपको भी सियासत से है लगाओ या नहीं है? तो इतना टाइम ही होता है, ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में जो मामला चल रहे हैं ना, इसी तरह ही चल रहे थे, इसी तरह ही चलते रहेंगे। सही। इनमें कोई खास चेंज ना आई या ना आएगी। सर, वैसे डॉक्टर्स की लाइफ तो बड़ी मसरूफ होती है, नहीं? हम प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन मैंने अपने आप को लिमिट में ले आया हूँ। अच्छा। इसके साथ बाकी तो आवर्स कम किए हैं, लेकिन बहरहाल वो ड्यूटी ऐसी है कि उसमें आप नो नहीं कह सकते। अच्छा, क्या देख रहे हैं लोगों में? ज्यादा आंखों के कौन से मसाइल आ रहे हैं? जैसे आजकल एलर्जी आंखों में बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई खास चीज़ नहीं। जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो वाइटामिन खाएं, ये करें, डाइट में सौंफ लें, बादाम लें, वो ठीक है, कोई अर्ज नहीं। मेन है अपनी हैबिट्स आपकी सही हो। यानी कंप्यूटर का काम ज़्यादा है तो उसके लिए पोस्चर सही हो। बाकी जो कंजेनिटल कुछ प्रॉब्लम आते हैं, विरासत में नज़र कमज़ोर होना, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जब नज़र एक दफ़ा ऐनक लगती है तो 18-19 साल तक नंबर बढ़ता रहता है, फिर रुक जाता है। सही। अब नई जो स्टडीज़ हैं उसमें उसके बाद भी बढ़ता है, इसलिए है कि वो हमारा यूज़ स्क्रीन का ज़्यादा है। बाकी एलर्जीज हमारे इलाके में काफ़ी हैं, इन्फेक्शंस हैं कम हैं। कैटरेक्ट और ग्लाकोमा तो खैर एज के साथ है ही है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे, तो मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं। इनमें पहली जो 2-3 चीज़ें जैसे एलर्जी या इन्फेक्शन है वो तो मेडिसिन से, एलर्जी अपनी केयर करने से ठीक है। और जैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि हर बंदा जो बाहर निकलता है आम सादा ऐनक लगाए रखे। जैसे गर्मी भी तो शदीद है ना यहाँ की मुल्तान, 50% प्रोटेक्शन है। और दूसरा लेडीज़ के हवाले से ये कि आँख के अंदर वो सुरमा कम डालें, उससे ड्राइनेस बढ़ती है। अच्छा, सुरमा नहीं लगाना चाहिए। चलिए इस पे मजीद हम जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुरमे के हवाले से जो है, अच्छा एक कॉलर पहले लेते हैं। जवार हुसैन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, टॉपिक बड़े अच्छे रखते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बाकी डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी जी, डॉक्टर साहब से बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर मसला तो ये ऐसा है कि आप सर जितनी मर्जी बात कर लें आप कर सकते हैं, क्योंकि आप आई स्पेशलिस्ट हैं। आजकल बच्चे PUBG मोबाइल इसके ऊपर हर वक्त गिरे रहते हैं, तो इनका क्या किया जाए? बच्चों का इनकी नजरों पे बहुत असर पड़ रहा है, हर वक्त चल रहा है मोबाइल PUBG गेमें। तो कोई ऐसी तजवीज दें ना कि हमारे 2 बच्चे हैं, बस वो बंदा मार भी नहीं सकता। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। ये वही बात जो हम कर रहे थे। क्या करे? ठीक है, उनको टाइम दें, उनके कोई ऐसी चीज लगा दे कि उसके उनके आंखों पे ज्यादा असर ना पड़े। चश्मे लगा दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जरूर कुछ बताइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। चश्मा लगना कोई आम मसला है, हर घर का मसला है। जी जी, इसी तरह ही है, पूरे मुआशरे का मसला है। चश्मा लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ना उसके प्रॉब्लम अपने हैं। इसमें होता जो मैंने अभी जिक्र किया, रिपीट हो जाएगी बात के पेरेंट्स भी समझते हैं कि चले लगा हुआ है हमारा, हाँ, बच्चा खेल रहा है, वो चुप रहेगा तो हमें तंग नहीं करेगा, तो चलो उसके ना एक छोटा सा टाइम टेबल, कुछ लोग आते हैं ना तो हम उनको गाइड करते हैं कि टाइम बना दें, और बच्चे से वो फिर प्रॉमिस लेते हैं, देखो अगर इस तरह नहीं करोगे तो फिर ये आपका मोबाइल भी छिन जाएगा, ये करेगा। वो उसको मिनिमम जो है ना आधा घंटा कहेंगे, वो 2 घंटे फिर भी करेगा। वो बिस्तर में घुस के करेगा, आपके सोने का इंतजार करेगा। तो लेकिन अच्छा, ये तो आदतें वैसे बच्चों की क्या बड़ों की भी है। स्पेशली हम लोग तो मोबाइल के इतने एडिक्ट हो चुके हैं। हर आदमी ऐसे ही जब आप थोड़ा सा भी आपको फारिग टाइम मिलेगा या आप बैठे हैं तो आपके पास मोबाइल ही है एक ऐसा जिसपे आप हर टाइम। किसी को आप ग्रीन्स में जाएं तो कहते हैं क्या मतलब, पार्क चले जाएं, बच्चों को ले जाएं, तो फिर मैं साथ कहता हूँ कि मोबाइल साथ नहीं लेके जाना। हाँ, मोबाइल घर छोड़। वहाँ भी आप देखें तो वो अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, बच्चे अपने पे, ग्रीन्स को कोई नहीं देखता। अच्छा, वैसे सर ये भी एक आम चीज़ बन चुकी है, हम लोग अब इवेंट्स को या कुछ भी इस तरह का हो, हम लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, हम चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे होते। इवन कि हम ट्रैवलिंग में हैं तो तब भी हम लोग जस्ट ना कहते हैं अच्छा इसे कैप्चर कर लें, हम उस चीज़ को वहाँ जाके एंजॉय नहीं कर रहे होते। बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करें तो अल्लाह बेहतरी करेगा, फिर कुछ हालात बेहतर। जितना जो हाउस वाइफ हैं हमारी, वो अपना काम करना होता है, उनको ये बच्चा तंग नहीं कर रहा। वो छोटे से 1 साल के बच्चे को भी टैब उसके हाथ में पकड़ी होती है। आजकल तो बिल्कुल जी यही हालात है। मैं डॉक्टर साहब की बात में और आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहूँगा। जिक्र छिड़ा हुआ मोबाइल का, तो डॉक्टर साहब वाकई में इस चीज़ से मैं नाज़रीन को भी ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब वो इमरान खान साहब ने कहा जी कि अर्तगल ड्रामा देखें तो बहुत अच्छा है। तो मैंने भी डॉक्टर साहब मोबाइल के ऊपर एक दफ़ा सर्च किया तो मैंने जी उसको देखना शुरू किया। तो कोरोना के दिन थे जी, रमज़ान शरीफ था, तो यकीन मान ले कि वो ड्रामा ऐसा था कि मेरे सर पर जुनून सा चढ़ गया। तो डॉक्टर साहब यकीन माने मैंने उसकी 7 सीरीज जो थी, 7 थी 5 थी 5 सीरीज थी, तकरीबन हर सीरीज में तकरीबन कोई 70 से 60 किस्तें थी। और फिर उसके बाद उस्मान, ये सारा मैंने मोबाइल के ऊपर देखा। जब वो खत्म हो गया जी, उसकी 2 महीने बाद वो असरात मेरे ऊपर मुरतब हुए जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो गया, सर के बैक साइड के ऊपर दर्द शुरू हो गया। बाकायदा मुझे अभी तक वो मेरा मसला हल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब तो बाहर बैठे हैं। हाँ जी, तो वाकई मोबाइल से थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहिए, इसकी टाइमिंग्स होनी चाहिए इसको यूज करने का। लेकिन वही बात है ना कि हम चीजों को बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। खैर मोबाइल को लेकर तो हम लोग सारे एक्सट्रीम पे ही हैं। तो आपने कोई भी चीज देखनी है तो आपके पास एक मोबाइल ऐसा गैजेट है जो आपने फौरन से चीजों को जो है वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सुरमे की बात हो रही थी सर, ये तो एक्टिविटी के वाले से हम सुन्नत समझ के डालते हैं ना, वो एक्चुअली मिलता ही नहीं। अब वो प्योर चीज है तो आप बहुत दूर चले जाते हैं। इसमें केमिकल्स होते हैं। और मैं कुछ अर्सा रहा हूँ सऊदी अरब में, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा, कि ये सेल्स आपके जो प्रोड्यूस करते हैं आंसू, उनको डैमेज करता है अगर आप रेगुलर डालें। हमारे खित्ते में तो सर बच्चे होते हैं, हमारी माएँ जो है ऐसे सिलाइयाँ भर के। किसी को नजला हो बसों में, मैंने तो सफर किया हुआ है, आपको पता नहीं इत्तेफाक हुआ है, लोकल बसेज जो हैं तो उसमें वो सुरमा बेचने वाले भी आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी के सिलाई लगा के उसके खूब पानी निकलता है,
तो वो कहता है जी मेरा नज़ला ठीक हो गया वो बेच के चले जाते हैं। तो एक्चुअली केमिकल है, केमिकल अगर किसी को बहुत मजबूरी भी है किसी फंक्शन पे आगे पीछे, वरना मतलब उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। और वो घर में बना लें, घर में अब बनाता है कोई नहीं। हाँ, पहले होता था ना, पहले ज़माने में घर में ही पीस के सुरमा बनाया जाता कभी था। कभी यूज़ के लिए अगर इस तरह करें तो। दूसरा लुब्रिकेंट ज़्यादा यूज़ करें। ठीक। लुब्रिकेंट से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके पास पानी पड़ा है तो ऑफिस में काम करते हुए आपको थोड़ी देर लगे कि मेरी आंखों में धुंधलापन आ रहा है, आंख बंद कर लें, धो लें, 15-20 मिनट गुजर जाएंगे। ठीक है। फिर कर लें, थोड़ा ब्रेक कर लें लैपटॉप। तो डॉक्टर साहब वो बैकअप जो खराब हो जाता है तो फिर वो 15-15 मिनट कैसे? वो है सही, लोग मानते नहीं इसको। आगे वो ख्याल आ गया हमारे मेकअप का। तो आप तो घर ही नहीं होते। लेकिन घर नहीं होते, लेकिन ख्याल पूरा रखते। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम आंखों की उसमें लेजर कितना नुकसानदेह है अभी आजकल, जैसे जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद ट्रीटमेंट, तो लेजर नुकसानदेह तो नहीं है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने वो बताया ना कि एनक सबसे अच्छी है। हाँ। अगर आप एनक सोशल उसकी वजह से, लेडीज खास तौर पे नहीं, अगर तो लेंस की बजाय फिर लेजर सेफ है। ठीक है। ठीक है, वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन परमानेंट इस हवाले से कि हम 18 साल से पहले नहीं करते। उतनी देर वैसे ग्रोथ के साथ नंबर बढ़ना होता है। जब नंबर स्टॉप हो जाए, और अगर कोई, ये ऑप्शनल है, तो अगर कोई कराना चाहे तो फिर ऑफर कर देते हैं। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है कि ड्राइनेस बढ़ती है फॉर 6 months to 1 year लेजर के बाद। अच्छा, लेकिन आप बगैर एनक के आपका वो सही हो जाता है। उसमें फिर 2-3 ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब नई जो सबसे लेटेस्ट आई है वो फेम्टो आई है, वो भी बड़ी अच्छी है। उससे पहले लेसिक करते हैं, वो भी ठीक है दोनों। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि एलर्जी कंट्रोल हो, नंबर स्टेबल हो। 18 से 20 साल की एज में जिसने कराना हो करा ले। उसकी वजह ये है कि 40s में जाके हर एक को फिर नज़दीक की ऐनक लगती है। तो बड़े कम लोग होते हैं जिनको ऐनक नहीं लगती, नजर तो कमजोर है। हाँ नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मेरे भी लगी हुई, आपके भी खैर रखें। तो वो फिर जो है ना, वो आपको कम से कम 15 से 20 साल ऐनक फ्री मिल जाते हैं। सही, ठीक है। लेजर उसके बाद तो पेरेंट्स जो है ना वो मतलब आगे फिर लगा ही लेते हैं जब पोते पोतियाँ आने शुरू। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा साकिब, इसके अलावा क्या अच्छा लगता है? सियासत के अलावा क्या हॉबीज हैं? देखिए जी, पहले था जी क्रिकेट। अच्छा। और मूवीज देखना, और क्रिकेट भी खेलते थे, देखने की हद तक भी बहुत शौक था। थे या नहीं? नहीं, बस जी नॉर्मल एवरेज थी। फिर है। उसके देखने की हद तक भी बहुत शौक था। लेकिन अगर मैं सियासत में ना होता तो फिर मैं सहाफत में होता। अच्छा। तो मुझे शौक था, ख़ास तौर पर मैंने जी यूनिवर्सिटी में 2 साल लेक्चर भी दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो फिर मुझे वीसी साहब ने ऑफ़र किया कि आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर लेक्चर दें। तो वो कि मुझे सियासत में आने का शौक़ था। तो जब मैं पढ़ता था मुख्तलिफ़ लोगों की ऑटोबायोग्राफी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, इमरान खान साहब के हवाले से, जब दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेशुमार ऐसे हैं कि जो कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर आ रहे हैं। तो वो मेरा शौक़ था। फिर और मुझे ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक गहरी दिलचस्पी रहती है, और मैं उसका मुताला करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, और ये मेरा शौक़ ज़्यादा रह जाता है। बाकी मुझे जिस तरह से बेसिक या इस इलाके में या माहौल में ये थाने कचहरी के साथ होता है, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल चिढ़ है। मैं इन चीज़ों से मुबर्रा हूँ और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे बहुत शौक़ होता है देखने का, पढ़ने का। सही। और खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में जी मैं बिल्कुल सादा ग़िज़ा शौक़ से खाता हूँ, और घर का बना हुआ देसी खाने पसंद करता हूँ। लेकिन बाहर की चीज़ें भी खा लेते हैं, और आजकल को जिस तरह से फास्ट फूड है दोस्तों वगैरह के साथ यकीनन, लेकिन मैं स्पेशल फास्ट फूड को कभी शौक नहीं किया। हाँ, देसी चीज़ें मैं खाता हूँ और सिंपल खाना पसंद करता हूँ। अच्छा, जो जिम्मेदार होते हैं वो वैसे देसी खाने ज़्यादा लाइक करते हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जी, आजकल के जिम्मेदार बच्चे हैं वो सारे ही वो फास्ट फूड खाते हैं, और मुल्तान का जैसे कल्चर है यहाँ पर, तो आपको पता है ये सारे रेस्टोरेंट में जिम्मेदारों के बच्चे ही घुसे होते हैं। तो ये है, खाने पीने का बहुत शौक होता है। लेकिन हर बंदे की एक अपनी वो होती है। मैं सिंपल खाने
और फ्रूट्स का इस्तेमाल मुझे बहुत ज्यादा करता हूँ। मुझे लाइट खाने पसंद होते हैं। सही। घूमने फिरने का भी शौक है? हाँ जी, घूमने फिरने का शौक है। बिल्कुल मुझे नेचर के करीब रहने का बहुत शौक। मुझे शहर घूमने का शौक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मुझे गल्फ जाने का इत्तेफाक हुआ, कतर और यूएई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए। अच्छा। मुझे वो ममालिक पसंद होते हैं या वो खित्ता पसंद है पाकिस्तान के जहाँ पर आप जाएं तो आप नेचर के करीब हो। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता है। ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है। ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सही। तो मैरिड है आप? हाँ जी। मैरिड। अच्छा, और बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक बेटा है। सही। तो वो फिर फैमिली भाभी की तो बड़ी शिकायतें होंगी? नहीं, अब यूज्ड टू, अब वो भी यूज्ड टू हो गई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत में आप माशाल्लाह आप नौजवान हैं अभी, तो सियासत में अभी तो जाहिर सी बात है बड़ा एक शादी के बाद टाइम चाहिए होता है फैमिली को, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। हाँ जी, वो मेरी वालदा साहिबा को, मेरी मिसेस, सब लोगों को शिकायत, मेरे खानदान को भी शिकायत होती टोटल। अच्छा। लेकिन अब क्या करें जी, मजबूरी है। हाँ। क्योंकि ये लोग तो समझ सकते हैं, जो हल्के के लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखते हैं, और अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनके पास भी बहुत से रास्ते। कैसा रिस्पांस मिला जब सियासत में इन हुए? और शुरू में जी बहुत मुश्किल था। शुरू में बहुत मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि मेरे हलके में एक साबिक वजीर आजम हो और उनका फिर साहबजादे हों दो, फिर एक फेडरल मिनिस्टर हो, फिर दूसरा एक सिटिंग एमएनए हो, तो उसकी मौजूदगी में नए बंदे को जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने हलके के नौजवान तबके के ऊपर। बेशक मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी या नहीं, उससे पहले भी उनका रिस्पांस बहुत बेहतर था, मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, आप उसे कह सकते हैं कि उसको एक बूस्टर सा लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद बेहतर हो गया। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं डॉक्टर साहब, जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है तो यकीन मान लें मैं जैसे बनी गाला से निकला हूँ तो टेलीविज़न के ऊपर जैसे टिकर वगैरह चले हैं, तो यकीन मान लें 3 दिन मेरे बाजू और मेरे कान में दर्द हो गया था फ़ोन सुन के। लोगों के इतनी मोहब्बत, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब कितनी रग़बत है लोगों की और कितनी मोहब्बत है खान साहब के साथ। आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ज्यादा तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आंखों में सफेद मोतिया आ जाता है, काला मोतिया आ जाता है, तो उसके लिए भी लेजर आप करवा सकते हैं या उसके लिए सर्जरी ऑपरेशन करना जरूरी है? असल में ना लेज़र का कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है इसमें। अच्छा। काला मोतिया जो है ना वो मेरे नज़दीक ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारी है। वो साइलेंट वीएन आपकी जाती है उसमें, और जो वीएन चली जाती है, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, ड्रेन चैनल बंद हो जाएं या सफिशेंट ना हो, बेसिक ये उसमें और बेशुमार चीज़ें। उसका इफेक्ट इसी तरह पड़ता है जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भरते जाएं, किसी वक्त तो सेल उसके डैमेज हो जाएंगे। वो डैमेज जब होते हैं पर्दे तो फिर वापस नहीं आते। प्रेशर आंख का बढ़ जाता है। बहुत थोड़े लोग हैं जिनको पता चलता है। ये सराइकी में हम उसको कहते हैं नीलत होती है। नीलवा गूंगा नीलवा पर साइलेंट मतलब। तो वो लेकिन मेडिसिन हैं उसके लिए। फिर उसके लिए हम लेज़र भी बात करते हैं। फिर अगर इनसे ना हो तो ऑपरेट करते हैं ताकि जहाँ पे प्रॉब्लम है नज़र का वहाँ कंट्रोल हो सके। साथ मेडिसिन चलती रहती हैं। ठीक है। कुछ लोग बड़ा इग्नोर कर देते हैं ना, जब बिल्कुल ही बेनाई आपकी खत्म हो जाती है उसके बाद तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। फिर नहीं, वो जहाँ पे है वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं आप, एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, जो सफ़ेद मोती है इसके मुकाबले में है कि आपका जैसे लिखने पढ़ने का काम है, किसी का ड्राइविंग का है, किसी का, वो जल्दी आ जाते हैं जब उनको प्रॉब्लम होती है। मसलन अगर ड्राइविंग लोग करते हैं तो उनको नाइट में अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो वो या धूप में जाके तो उनको एकदम डेजल आए तो वो फिर रिपोर्ट करते हैं जी कि मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो एक हद तक हम ऐनक के नंबर से उसको सेट करते हैं। फिर अब हर एक उसकी जो होता है पेशेंट, उसकी अपनी जॉब के हवाले से अगर जल्दी भी सर्जरी रिकमेंड होती है, मेरा उसके बारे में एक थोड़ी सी एडवाइस होती है कि जब तक आप अपने प्रोफेशन को, अपनी एक्टिविटी को स्मूथली चला सकते हैं, यू कैन वेट। लेकिन जैसे ही आप समझें कि नहीं गुजारा नहीं, फिर फ़ौरन ऑपरेट करें। उसमें काफ़ी चॉइस हैं।
लेज़र उसमें कहते हैं लोग, लेकिन अभी हमारे मुल्क में वो नहीं आई, अल्ट्रासाउंड से करते हैं। अच्छा। और उसमें आजकल वो फेको उसको बोलते हैं, टांका नहीं लगता। तो लेंस में बहुत सी वैरायटीज़ हैं। अब नए लेंस ऐसे भी आ गए हैं जिनमें आप लगाएं तो दूर नज़दीक दोनों कवर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, वो फिर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। अच्छा काफ़ी महंगे, अच्छी कंपनियों के। तो दूसरे जो है ना, उसमें फिर ये है कि अगर मेंटली पेशेंट इसके लिए तैयार हो कि मैं 80% विजन बहाल होती है, सही, 20% के लिए थोड़ा सा नंबर दूर का, थोड़ा सा करीब का, तो वो ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा सही है। मतलब जदीद जिस तरह ट्रीटमेंट आते जा रहे हैं उसमें काफ़ी और लोगों भी बड़ी को इनोवेशन इसमें बड़ी आ सही। रही है। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़हरा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? ये मैं आंखों के बारे में पूछना चाहूंगी इनसे। जी जी पूछें। मेरी उम्र है 48 साल। अच्छा। और मुझे आंखों का मसला है, जैसे गर्मियाँ शुरू होती है ना तो मेरी आंखों में पानी आने लग जाता है। और अभी मैं सुबह से हो गया नहीं, उन्होंने कतरे वगैरह दिए हैं अभी, तो वो डाले हैं, उससे पानी का तो मसला हल हो गया, लेकिन जब सुबह उठती हूँ आंखें सीधी होती हैं और आंखों में पानी भी बह रहा था। कभी जैसे मैं बाइक पे बैठूँ, जैसे हवा लगती है तो पानी बहुत ज्यादा बहता है। और मैं लाड़ गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, हर जगह इलाज किया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और साथ ही मुझे ये सियासी रहनुमा आए हुए हैं, उसकी कितनी है जी? मैंने कहा जो साकिब महमूद महेश साहब आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करनी है। जी जी करें आप बात करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप ठीक है? जी अल्लाह का करम। जी मैडम, हमें बहुत खुशी हुई आपको देख के। मैं हुई हूँ अब तो यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, मतलब कुरान में बकर मंदी कहते हैं इसको, तो यहाँ के मसाइल ये है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सिर्फ 8-9 ऐसी कॉलोनी बनी हुई है। वहाँ ना कोई सफाई का मसला हल होता है, ना कोई वहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, और ना ही कोई। ठीक है ठीक है, मसाइलों पे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। साकिब को देख के ना मसाइल याद आ गए हैं हमको फौरन, और मैं अपने मसाइल लाजमी शेयर कर लूँ। जी डॉक्टर साहब, वो इसमें ना जो मैं समझ सका हूँ ना आपका प्रॉब्लम, एक थोड़ी सी इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि जो मेडिसिन आप डाल रही हैं उसका जायका गले में जाता है। कॉल पे हैं हमारे साथ? नहीं कॉल पे नहीं है, कॉल पे नहीं है जी। तो इसमें ना जो मैं समझा इनकी बात से, एक तो इनको एलर्जी है, हाँ जी, वो कह रही हैं आंखों में से पानी जो है ना वो बहता रहता है। दूसरा जिनका किचन का काम ज्यादा लेडीज का, उनके फिर उसके साथ एसोसिएट हो जाती है ड्राइनेस, और उसको एक कॉमन जबान में ना कुकरे भी कहते हैं। अच्छा। वो फिर एक दफा हो जाए तो ये नालियां नाक से आंख से हलक में आती हैं, ये बंद हो जाती हैं। अच्छा। तो फिर कोई दवाई ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, उसमें 50% से ज्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। मतलब जैसे अगर वो चश्मा लगाती हैं तो वो लगा के किचन में जाएं, बाहर निकलें, अगर नहीं लगाती तो सादा लगा लें। सही। और प्लस वही बात कि सुरमा काजल वो ना करें, और मेडिसिन अब जो ले रही हैं वो करती रहे। अगर गले में जाने लग पड़े दवाई तो उससे बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, वरना ड्राइनेस के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी रेगुलर। जैसे अगर टीवी भी देख रहे हैं या हमने जैसे अगर मोबाइल यूज किया, देन आपकी आंखों से पानी आना, तो वो तब भी कोई इस तरह की बीमारी हो सकती है? नहीं, या उससे वो नहीं, जस्ट एक नॉर्मल आपने बहुत ज्यादा स्क्रीन ब्लिंक देख ज्यादा रहे हैं? कर लें, ब्लिंक ज्यादा कर लें, ठीक है, स्टेयर ना करें। नॉर्मल ब्लिंकिंग टाइम जो है ना 10 सेकंड में कुदरती तौर पे ना आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ब्लिंक करते हैं आप। लेकिन जब आप स्टेयर कर रहे हो, जैसे अगर वो ड्रामा ही देख रहे हो तो फिर ब्लिंक नहीं करते हम। सीन गुजर जाता है, आंखें ऐसे आपने उसमें फिर ड्राइनेस इवेपोरेट हो जाते हैं, तो फिर ड्राइनेस हो जाती है। तो उसका ये बार बार ब्लिंक करें, सादा पानी से धो लें, कुछ भी ना डालें अगर, वरना कोई अच्छा लुब्रिकेंट आंख में जरूरत के तहत डाल लें। अच्छा, अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या एहतियात करनी चाहिए? आप वो जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी या ऐनक उतारने वाली में 1 महीना 1.5 दवाई डालनी होती है। अच्छा। जो हीलिंग फिर 3 महीने में कंप्लीट होती है। रब नहीं करना, और शेड या गॉगल्स लगा के रखने हैं, साथ लुब्रिकेंट जरा लंबा अर्सा चलता है। और आंखों का जो सुर्ख हो जाना होता है वो किस वजह से होता है? मेनली एलर्जी, मेन एलर्जी है उसका। गर्मी की वजह से भी तो स्वेटिंग का आंखों में जाना, उसकी वजह से भी आपकी जो है वो हो जाती है। ठीक है, वो मौसम पोलन्स की वजह से हो जाती है। जैसे हमारे तो पोलन्स इतने नहीं है, लाहौर ज्यादा है, इस्लामाबाद बहुत ज्यादा है, तो वो फिर सीजनल एलर्जी बच्चों में हमारे खास तौर पे जो बाहर खेलते हैं उनमें बहुत ज्यादा सीजनल एलर्जी, उसको हम कहते हैं, उसका नाम ही स्प्रिंग कटार रखा हुआ है, कि वो मौसम स्प्रिंग जब फरवरी मार्च शुरू होता है
वो ज़्यादा हो जाती है, रब करते रहते हैं, प्रॉब्लम आते रहते हैं, फिर आगे जब सर्दी आती है कुछ बेहतर हो जाता है, फिर इसी तरह ही चलता है। सही। अच्छा साकिब, ये बताएं कि आप क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है? सियासत को ही आगे लेके कंटिन्यू करना है? जी इंशाल्लाह ताला जी। अब तो फंस गए हैं अब तो फंस गए हैं। जी इंशाल्लाह ताला जी, मेरा एक ख्वाब है, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, जैसा कि हमारी पार्टी का मंशूर और पूरा इस पार्टी के अंदर बस कुछ लोग थे, पिछली गवर्नमेंट में हमारी कुछ मजबूरियां थी और हमारे पास सूबे के अंदर अक्सरियत भी नहीं थी और कुछ हमारी तहादियों ने हमें ब्लैकमेल भी किया, बड़ा ज़ोर से किया। तो मेरा एक ख्वाब है जी, मुल्क तो इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। हम जो इस खित्ते के हवाले से हमारा गोल है जी, वो ये है कि इंशाल्लाह ताला हमें अलग सूबा चाहिए। इसके ऊपर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमारी बेहद कोशिश है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को वफाक में भी और सूबे में भी और इतनी 2/3 अक्सरियत दे ताकि हम अपना अलग से सूबा बना सकें। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ये तस्वुर ही नहीं कर सकते कि ये खित्ता कितना तरक्की करेगा। काम तो हुआ काफ़ी, सेक्रेटरी ये डॉक्टर साहब देखें, ये नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि ये भी फिर भी आज 74-75 सालों के अंदर पहली दफ़ा इमरान खान साहब आए हैं कि जिन्होंने सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले इंतखाबात में ये हमारे मंशूर का हिस्सा भी होगा और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात के बाद हम ये सूबा बनाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपने भी टाइम निकाला अपनी मसरूफियात में से। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।